गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9 के स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में आज की जो डेट है वो है 16 अगस्त 2022 और 16 अगस्त के टॉप 10 करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि टॉप 10 जो करंट अफेयर्स हम जानते हैं पूरा डिटेल से जानते हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपकी परीक्षा कोई भी हो, एसएससी हो, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, एसएससी, सीजीएल और साथ में यूपीएससी या पीसीएस, सभी में आपको ये बहुत हेल्प करेगी क्योंकि हम जो क्वेश्चन को जानते हैं वो डिटेल से जानते हैं। जो पुराने बच्चे हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता करा है। तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने किसके साथ करा है ये बताना है। तो ये जो किया गया है वो पश्चिम बंगाल के साथ हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? याद रहेगा क्या कि महाराष्ट्र की सरकार ने क्या करा है, प्रवासन, महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए ये पश्चिम बंगाल के साथ एक समझौता जो है करा है, ये आपको याद रखना है। अब दोनों राज्यों के बीच में महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सरकार के बीच एक समझौता यानी कि एमयू पर साइन करे गए हैं। और जहां बहुत से लोगों की आवाजाही होती है, मतलब यहीं पर दो राज्य बताए जा रहे हैं ऐसे जहां पर लोगों की ज्यादातर आवाजाही देखी जाती है। वही बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अन्य राज्यों के साथ अपनी झरझरा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के कारण पश्चिम बंगाल तस्करी के लिए अति संवेदनशील है। मतलब देखिए पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अन्य राज्यों के साथ जो है एक सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, उसके कारण जो है ये तस्करी यहाँ पर देखी जाती है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने तस्करी को रोकथाम और बचाई गई लड़कियों और महिलाओं के पुनर्वास की प्राथमिकता दी है। वही राज्य सरकार ने छात्रों और कॉलेजों में विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को साइबर धमकी, तस्करी को अन्य प्रकार के दुरुपयोग के ऑनलाइन खतरे के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में इस तहत जो है ये समझौता हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में देश के 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करा गया है। तो देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश ये किसे बनाया गया है? अभी ये जो बनाया गया है वो बनाया गया है जस्टिस उदय उमेश ललित को। किसको? जस्टिस उमेश ललित है, इनको बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश इन्हें नियुक्त किया है। वर्तमान में बात करेंगे सीजीआई न्यायमूर्ति हैं एनवी रमना, ये आप दोनों इमेज में देख सकते हैं। ये जो हैं ये हैं उदय उमेश ललित जी और ये हैं एनवी रमना। इनके 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के बाद 27 अगस्त से जो है ये अपना पदभार संभाल लेंगे, ये आपको याद रखना है। अगस्त 2014 में बात करेंगे तो न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित जो हैं वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे। वही न्यायमूर्ति एस एम सीकरी के बाद भार सीधे सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले भारत के ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश बन गए। न्यायमूर्ति ललित ने सर्वोच्च न्यायालय कानून सेवा समिति के सदस्य के रूप में 2 साल कार्यकाल के सेवा के है, ये आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, तो आप इमेज में जिन्हें देख रहे हैं यही है उदय उमेश ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में केरल के संकटग्रस्त जानवर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है। किसने करी है? तो ये जो रिपोर्ट हुई है बच्चा, ये हुई है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विभिन्न जानवरों की प्रजातियों को सतत प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केरल के संकटग्रस्त जानवरों की शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ पक्षी अभ्यारण्य के जीव नामक एक पुरस्कार जारी की है। ठीक है, और ये जो पक्षी अभ्यारण्य है केरल का पहला पक्षी अभ्यारण्य है, ये 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अवसर पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कालीकट विश्वविद्यालय और डॉक्टर गफूर मेमोरियल ES मम्पड़ कॉलेज के साथ एक समझौते ज्ञापन पर साइन भी करे हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों पॉइंट जो यहाँ पर पॉइंट दिए हुए ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है नेपाल क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त करा गया है। तो नेपाल टीम का कोच किसे बनाया गया भैया, जल्दी बताइए। मनोज प्रभाकर। किसको बनाया गया? मनोज प्रभाकर, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है मनोज प्रभाकर। तो याद रखिएगा पूर्व भारतीय ऑलराउंडर है मनोज प्रभाकर, इन्हें नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। मनोज प्रभाकर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर पुबुदु दास नायक की जगह लेंगे, जो जुलाई में अपने पद से त्यागपत्र देकर कनाडा क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। 59 साल के मनोज प्रभाकर भारत की तरफ से 1984 से लेकर 1996 तक 29 टेस्ट और 130 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। प्रभाकर इस समय दिल्ली क्रिकेट टीम के गेंदबाज कोच और राजस्थान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है? तो ये जो हुई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है, याद रखिएगा, है ना। यह समझौता कला और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। अब तक भारत ने विदेशों के साथ 15 ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधियों पर हस्ताक्षर करे हैं। इस संधि के अनुसार दोनों देशों के निर्माता का योगदान सह प्रोडक्शन कार्य की अंतिम कुल लागत के 20% से 80% के बीच में हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अब यह समझौता जो है वो व्यावसायिक, अर्ध सार्वजनिक या सरकारी संगठनों के फिल्मों के निर्माण और सहयोग करने की अनुमति देगा। ठीक है, तो ये आप इमेज में इसको पूरा देख ही सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हर इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पूरा पढ़ के इसलिए बताता हूँ ताकि जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो है इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से इसको समझ सके। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है आपको करंट से अपडेट रहना बहुत जरूरी है अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारी समिति की अनबोर्डिंग की शुरुआत करी है? तो ये किसने करी है भैया अभी? तो ये जो करी गई है वो अमित शाह जी के द्वारा हुई है। केंद्रीय मंत्री है ना अमित शाह जी, उनके द्वारा हुई है, ये याद रखिएगा। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जीईएम जिसको कहा जाता है, पोर्टल पर सहकारी समिति का अनबोर्डिंग इन्होंने करी है। इस कदम से सहकारी समिति को अन्य सरकारी खरीदों की तरह जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीदने की अन्य की अनुमति मिलेगी। जीएम पोर्टल पर 300 से अधिक सहकारी समितियों को खरीद के रूप में शामिल किया गया है ताकि वे प्रतिस्पर्धा कीमतों पर सामान और सेवाओं की खरीद कर सके। यह पोर्टल अगस्त 2016 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जो कि आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली सेवाएं और सामानों का कुशल और पारदर्शी ई खरीद की सुविधा के उद्देश्य से एंड टू एंड ई मार्केट प्लेस के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, एक मार्केट प्लेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चीजों का आदान प्रदान के लिए इसको यूज करा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने किस शहर में 22वां भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन करा है? तो ये इन्होंने मुंबई में करा है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के हैं तो मुंबई की राजधानी है। तो 5 दिवसीय नाटक महोत्सव भारत रंग महोत्सव का आयोजन 9 से 13 अगस्त तक मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में किया जा रहा है। ठीक है ना, 13 मतलब खत्म हो चुका है। और पीएल देश पांडे महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। वही 22वें भारत रंग महोत्सव में हमारा स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन की बलिदान पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव का समापन भोपाल स्थित करावा थिएटर ग्रुप के हिंदी नाटक रंग दे बसंती चोले के साथ होगा। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, उनको इसमें दिखाया गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय उद्यमी एवं वॉरेन बफेट जाने वाले दिग्गज निवेशक का 62 साल वर्ष की उम्र में आयु में निधन हो गया है? तो वॉरेन बफेट के नाम से जो जाने जाते थे राकेश झुंझुनवाला जाने जाते थे। इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं। अभी इनका निधन हो गया है। 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रबंधन करने वाले श्री झुंझुनवाला एवं वॉरेन बफेट के नाम से जाने जाने वाले दिग्गज निवेशक, ठीक है, उद्यमी राकेश झुंझुनवाला का हाल ही में जो है निधन हो गया है। 62 वर्ष के थे और अभी इनका निधन हो गया है। ठीक है ना, काफी स्टॉक मार्केट के काफी बड़े खिलाड़ी थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में लिस्बन ट्राइनेले मिलीनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई कौन बनी है? मरीना तबस्सुम बनी है, ये याद रखिएगा। लिस्बन टाइनेल मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली ये पहली महिला जो है बनी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना, ये आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष भारत में स्वतंत्रता दिवस अगस्त में किस दिन मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हम जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। 1947 को हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी और काफी संघर्ष के बाद हमें ये आजादी मिली। काफी योद्धाओं ने अपना इसमें योगदान दिया, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, या फिर लाला लाजपत राय सर हो, या फिर हो आजाद, सभी ने अपना योगदान दिया है। और उन्हीं बलिदानों की वजह से हम लोग जो है इस बार 75वां अपने वर्षगांठ मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया अपना, है ना। और काफी अमृत महोत्सव के रूप में हमने बनाया क्योंकि गोल्डन जुबली थी। और साथ में जो है हमने हर घर तिरंगा अभियान में भी योगदान दिया था, आप लोगों ने भी दिया होगा आई होप। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाते हैं। स्कूल, कॉलेज, कार्यालय एवं सरकारी स्थानों पर भारतीय तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है, तो आई होप
आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे आज के करंट अफेयर के। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने हमारा पुराना चैनल जीके फैक्ट्स करंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, उसको भी कर लीजिए, क्योंकि करंट से अपडेट हम वहां भी आपको देते रहते हैं। करंट के टॉपिक, वोकेबलरी अगर आपको सीखनी है तो जीके फैक्ट्स करंट पर आपको चैनल पर जाना पड़ेगा, वहां आप जाकर वो सब सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।